नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज सॉग्स एमए इन जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज माग्ड हिंदी सेकेंड ईयर MGSE 001 जेंडर नियोजन एवं विकास नीतियाँ ब्लॉक 1 पारंपरिक और उभरते समिझात्मक पुनरावलोकन इकाई 3 जेंडर नियोजन की आवश्यकता 3.1 प्रस्तावना 1 मोम महिलाओं की भूमिका की मत्यल के सौक्षती नसर तृतीय विश्व समाज में एक शोध महिलाओं की भूमिका की मान्यता व स्वीकृति निरंतर बढ़ रही है। दूसरी ओर विकास नियोजन में उल्लिखित महिलाओं के सरोकारों को शामिल करने के लिए पर्याप्त संचालनात्मक ढांचे की गति उनके अनुरूप नहीं है। नियोजन के प्रयुक्त मॉडलों और सामाजिक संरचनाओं में जेंडर के महत्व की सामान्यतः उपेक्षा करते हैं। तृतीय विश्व के विकास में महिलाओं के ऐतिहासिक रूप में नगण्य लाभ प्रदान किए गए हैं। सामान्यतः उन्हें ज्यादा संवेदनशील सामाजिक और आर्थिक स्थिति में रखकर जेंडर नियोजन के प्रत्येक समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच भिन्न भिन्न सामाजिक संबंध जो विकास नियोजन में निर्णायक होते हैं के पहचान करने तृतीय विश्व समुदायों में सफल विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वित करने की कुंजी जेंडर नियोजन के नियंत्रण में होती है। इस तरह विकास कार्य समाज के कमजोर वर्गों के विकास के लिए विकास परियोजनाओं, योजनाकारों और नीति निर्माताओं द्वारा बनाई गई योजना के परिणाम हैं। यह महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए पृथक रूप में नियोजन अनिवार्य है। वर्तमान नवीनतम नियोजन विधियां आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना चाहती हैं। इस प्रकार जेंडर नियोजन में महिलाओं की जरूरतों और जेंडर नियोजन में जिन परिस्थितियों में वे जीवन यापन व कार्य करती हैं, उन्हें परिवर्तन स्थल के रूप में प्राथमिकता दी गई है। जेंडर नियोजन के अंतर्गत जेंडर समानता के संवर्धन के लिए विशिष्ट उपायों और संगठनात्मक व्यवस्थाओं को विभाजित व कार्यान्वित करना तथा यह सुनिश्चित करना शामिल है कि पर्याप्त संसाधन विशेष प्रयोजन के लिए उद्दृष्टि हों। इसका अभिप्राय यह पता लगाना है कि इसे मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। 3.2 उद्देश्य इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप जेंडर नियोजन के महत्व को वर्णन कर सकेंगे, विकास नियोजन में महिलाओं की भूमिकाएं स्पष्ट कर सकेंगे, नियोजन की रूढ़िबद्धताओं और महिलाओं पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कर सकेंगे, जेंडर नियोजन और आधारित जेंडर नियोजन क्षेत्र के लाभों का मूल्यांकन कर सकेंगे, जेंडर नियोजन और विकास नियोजन के बीच अभिसरण बना सकेंगे और जेंडर नियोजन के लिए निरूपित नीति उपागमों का आकलन कर सकेंगे। 3.3 जेंडर नियोजन में महिलाओं और पुरुषों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संसाधनों तक पहुंच में जो अंतरालों हैं, उसका समीक्षात्मक विश्लेषण करना शामिल है। यह विश्लेषण असंतुलनों को सही करने के लिए नीति पहलों का विकास करने योग्य बनाता है। इसमें वे मामले भी शामिल होते हैं जिनमें मौजूदा प्रयुक्त होने वाली विषम नियोजन उपागमों से पुरुष समान रूप से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। जेंडर नियोजन समर्थक परंपरागत नियोजन को न केवल तकनीकी प्रेरित और जेंडर तटस्थ के रूप में देखते हैं, बल्कि उसे विराम की समस्या के रूप में देखते हैं। परंपरागत नियोजन उस प्रकार के अंतःक्षेपों को सीमित कर देता है जिसे नियोजन प्राधिकारियों द्वारा कार्यनीतिक जेंडर सरोकारों पर विचार करने के लिए बनाया जा सकता है। इसके विपरीत जेंडर नियोजन का स्वरूप सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी है, जो मानकर चलता है कि नियोजन प्रक्रिया में द्वंद्व हो सकते हैं। रूपांतरकारी प्रक्रिया के सम्मिलित वार्तालाप बातचीत में नियोजन का विशिष्ट गुण बताता है और निम्नलिखित वर्तमान नियोजन मान्यताओं की समीक्षात्मक रूप से जांच करता है। नियोजन क्रिया पद्धति तकनीकी प्रक्रिया विधियों के व्यापक रूप में लागू समुच्चय को अपना सकती है। किस हद तक नियोजन लोगों की मांगों के निर्धारित करते हैं और उनकी जरूरतों की प्राथमिकता निर्धारित करते हैं और स्थिति के वास्तविक रूप में दर्शाते हैं। 3.4 विकास प्रक्रिया में महिलाएं किसी भी रूप या किसी भी पैमाने पर नियोजन कार्यक्रमों के जरिए लोगों को कल्याण के बढ़ावा देने के प्रयास करता है, जैसे शिक्षा प्रदान करना, तकनीकी सहायता,
मानक की मूलभूत जरूरतों की संतुष्टि और आर्थिक विकास। तृतीय विश्व में ऐसे नियोजन ने ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को नाममात्र लाभ प्रदान किए हैं और कई मामलों में महिलाओं को उससे ज्यादा संवेदनशील सामाजिक और आर्थिक स्थिति में छोड़ दिया गया है जिसमें वे पहले थी। एक क्षण के लिए विचार कीजिए कि विश्व की 50% आबादी महिलाओं की है। वे विश्व की औपचारिक आय में उनका 10वां योगदान है और विश्व की भूमि का केवल 1/3 हिस्सा उनके पास है और महिलाओं को विश्व के विकास के फंड से केवल 500वां भाग मिलता है। यह असंतुलन स्पष्ट रूप से जेंडर पक्षपात को दर्शाता है। घरेलू पारिवारिक संरचना और श्रम विभाजन के सोच विचार में भी महिलाएं मानव नियोजन रूढ़िबद्ध धारणाओं का शिकार हुई है। महिलाओं को विशेष रूप से तृतीय विश्व की महिलाओं को सभी स्तरों पर सम्मिलित न कर सकने से इन रूढ़ियों को विका नियोजन के ढांचे के रूप में मामलों में झेला जाता है। महिलाएं असफल विकास परियोजनाओं तथा सरकारी तथा विभिन्न एजेंसियों द्वारा सफल घोषित उपक्रमों दोनों में, परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली सरकारी तथा विभिन्न एजेंसियों द्वारा सफल घोषित असफल विकास परियोजनाओं तथा उपक्रमों दोनों में ही महिलाओं को ही पूर्ण रूप में हानि हुई है। निश्चित रूप में एक ऐसी नियोजन उपागम की जरूरत है जो उन तृतीय विश्व समाजों की महिलाओं और पुरुषों की भिन्न भिन्न भूमिकाओं और जरूरतों को ध्यान में रख सके। 1970 और 1980 में ऐसी उपागम के प्रति ध्यान केंद्रित होना जेंडर विभेदों और सरकारों के प्रति ध्यान केंद्रित महिलाओं के पृथक्करण अलगाव की रोकथाम की जरूरत के प्रतिबिंबित करता है। नारीवादियों ने महिलाओं की बजाय जेंडर की ओर फोकस किया है। महिलाओं की समस्याओं को सेक्स अर्थात उन्हें जेंडर के संदर्भ की बजाय पुरुषों में उभरे जैविक अंतरों के संदर्भ में देखा गया, अर्थात पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक संबंध जिसमें महिलाएं बकायदा अधीन आश्रित रही हैं। 3.5 महिला भूमिका और जेंडर नियोजन का महत्व। महिलाओं के कार्य को प्रायः केवल गृहिणी और बच्चों की देखभाल करने वाले कार्यों के रूप में देखा जाता है, लेकिन अधिकांश तृतीय विश्व के निम्न आय वाले परिवारों में महिलाएं प्रजनन, उत्पादन और समुदाय संबंधित कार्य करती हैं। महिलाओं की यह तिहरी भूमिका को मान्यता देना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कार्य को बहुत ही कम प्रतिशत प्रदत्त कार्य होता है, अर्थात कार्य को भुगतान किया जाता है, और इसलिए विकास नीति निर्माताओं के लिए यह अक्सर अवश्य होता है। समुदाय को सर्वांगीण स्वास्थ्य और जीवन स्तर महिलाओं द्वारा निष्पादित भूमिकाओं दायित्वों पर निर्भर करता है। माँ और बच्चों की प्राथमिक देखभाल कर्तव्यों के रूप में महिलाओं की उनके उत्पादक कार्य में काफी प्रतिबद्धता होती है। पुरुष की अपेक्षा महिला द्वारा अर्जित औपचारिक आय का उसके बच्चों और उसके घर के अन्य सदस्यों के स्तर पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कई विस्तारशील अध्ययन दर्शाते हैं कि दैनिक जीवन निर्वाह और पोषक के लिए पुरुष की अपेक्षा महिला की आय का ज्यादा योगदान होता है। महिला प्रधान घरों, जिन घरों में महिलाओं की प्रधानता होती है, में यह योगदान वस्तुतः ज्यादा होता है। विश्व के अधिकांश घर महिला प्रधान हैं, अतः उन भेदों भिन्नताओं का एहसास करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो घर के मुखिया के जेंडर पर उस घर के बच्चों के पोषण स्तर तथा खाद्य सुरक्षा के संबंध में किए जाते हैं। केन्या और मलावी दोनों देशों में यह अत्यंत सामान्य है कि निर्धनता महिला प्रधान परिवार वे हैं जहां पुरुष घर से दूर प्रवासी कार्य के लिए जाते हैं, कारण लंबे समय तक घर से बाहर रहता है। इन व्यवस्थाओं को उनके औपचारिक गृहों, संरचना और आय में रूढ़िबद्ध होने के कारण तद्यतः गृह कहा जाता है। इन अफ्रीकी परिवारों में बच्चों की औसतन आयु के अनुभव भार पुरुष प्रधान परिवार की तुलना घरों में जहां पुरुष मृत्यु, तलाक या अलग हो जाने के कारण स्थायी रूप से दूर रहते हैं, मौजूद नहीं होते हैं, और पुरुष प्रधान वाले परिवार तुलना में निम्नतम होता है। परिवार संरचना के निरंतर परिवर्तन से घर के भीतर जेंडर भूमिकाओं में परिवर्तन हो रहा है और इसमें महिलाओं की भूमिकाओं को ज्यादा महत्व मिल रहा है।
जिन समुदाय कार्यों में महिलाएं संलग्न होती हैं, अक्सर जल और स्वास्थ्य देखभाल के पर्याप्त सरकारी प्रबंधन की अनुक्रिया के रूप में होता है, जैसे दस्त पीड़ित बच्चों की देखभाल करने और ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षण देना। इन स्थितियों में न केवल महिलाएं सबसे अधिक कष्ट झेलती है, बल्कि उन्हें अपने घटों की उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त, असुलभ संसाधनों के आवंटन के दायित्व लेने के लिए भी बाध्य किया जाता है। महिलाएं स्थानीय समूह के गठन और सफलता के लिए संचारित हुई है। माँ और पत्नियों की अपनी जेंडर प्रदत्त भूमिका में महिलाएं अपने आस पड़ोस की व्यवस्था करने के लिए भी संघर्ष करती हैं। प्रजनन उत्पादक और समुदाय के कार्यों सहित महिलाओं की तिहरी भूमिका एकल भूमिका होती है, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है। प्रत्येक हिस्सा दूसरे भाग पर पूर्वतः आश्रित है। महिलाओं का इस भूमिका के लिए उत्तरदायी योजना का निरीक्षण और तैयार न कर पाने के कारण विकास योजनाओं में प्रमुख समस्याएं आ रही हैं। जेंडर नियोजन से अभिप्राय उन विरासतात्मक कार्यक्रमों और परियोजनाओं के नियोजन की प्रक्रिया है जो जेंडर संवेदी है और जो लक्ष्य समुदाय या क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों की असमान जेंडर भूमिकाओं और जेंडर जरूरतों के प्रभाव के ध्यान में रखती हैं। इसमें न केवल महिलाओं को पुरुषों की व्यावहारिक जरूरतों का विचार करने के लिए समुचित उपागमों का चयन करना शामिल है, बल्कि यह असमान संबंधों अर्थात कार्यनीतिगत जरूरतों को चुनौती देने के लिए प्रविष्ट बिंदुओं की पहचान करता है और नीतिवानों के जेंडर अनुक्रियाशील को भी बढ़ावा देता है। जेंडर भूमिकाएं निर्धारित समाज समुदाय या अन्य विशेष समूह जो यह प्रतिबंध लगाते हैं कि कौन से कार्य या गतिविधियां महिलाओं के लिए और कौन सी पुरुषों के अनुयायी हैं, में अधिगत व्यवहार हैं। जेंडर भूमिकाएं आयु, वर्ग, प्रजाति, न जातीयता, धर्म और भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक पर्यावरण द्वारा प्रभावित होती हैं। जेंडर भूमिकाओं में परिवर्तन अक्सर परिवर्तनशील आर्थिक, प्राकृतिक या राजनीतिक परिस्थितियों तथा विकास प्रयासों की अनुक्रिया स्वरूप होते हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों समाज में बहुभूमिकाएं निभाते हैं। महिलाओं की जेंडर भूमिकाओं को प्रजनन, जननीय, उत्पाद और समुदाय प्रबंधन भूमिकाओं के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, जबकि पुरुषों की भूमिकाओं को या तो उत्पादक या समुदाय राजनीति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पुरुष विशिष्ट रूप में उत्पादन भूमिका पर फोकस करने की योग्यता रखते हैं और वाद रूप से अपनी अनेक भूमिकाएं नियमित करते हैं। पुरुषों के विपरीत महिलाओं को भी अपनी भूमिकाओं को एक साथ निभाना चाहिए और प्रयोग के लिए यथासंभव प्रतिस्पर्धी दावों में संतुलन रखना चाहिए। उत्पादक भूमिकाएं इनका संबंध बिक्री, विनिमय के लिए वस्तुओं और सेवाओं या परिवार की आजीविका जरूरतों की पूर्ति के लिए उत्पादन से संबंधित गतिविधियों से है, जो पुरुषों और महिलाओं द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए कृषि कार्य के अंतर्गत उत्पादक गतिविधियों में पौधे लगाना, पशुपालन और बागवानी आते हैं, जो किसानों से या कर्मचारियों के रूप में अन्य लोगों में संबंधित है। उत्पादक भूमिकाएं यह समाज के श्रम बल के प्रजनन को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित गतिविधियों से संबंधित है। इसमें जन्म, परिवार के सदस्यों जैसे बच्चों, वृद्ध का पालन पोषण और देखभाल सम्मिलित है। अधिकांशतः ये कार्य महिलाएं करती हैं। समुदाय प्रबंधन भूमिका ये समुदाय स्तर पर प्रमुखतः महिलाओं द्वारा अपनी प्रजनन भूमिका के विस्तार के रूप में की जाती है, ताकि जल, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे सामूहिक उपभोग के दुर्लभ संसाधनों का प्रबंधन और भरण पोषण सुनिश्चित हो सके। यह खाली समय में स्वैच्छिक रूप में किया जाने वाला अप्रदत्त कार्य है। समुदाय राजनीति भूमिका ये गतिविधि प्रमुख रूप में पुरुषों तथा समुदाय स्तर पर की जाती है। इसके श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय राजनीति के ढांचे में प्रायः औपचारिक राजनीति स्तर पर संगठित होना शामिल है।
यह कार्य अक्सर पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसके लिए उन्हें सीधे ही भुगतान किया जाता है या इसके कारण उभरी शक्ति व प्रतिष्ठा स्थिति बढ़ जाती है। तिहरी भूमिका बटा बहुकार्य बोझ। इसका अभिप्राय इस तथ्य से है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं लंबे समय तक कार्य करती हैं क्योंकि वह 3 अलग अलग जेंडर भूमिकाएं प्रजन, उत्पादक और समुदाय कार्य निभाती हैं। ऊपर वर्गित भूमिकाएं स्पष्ट करती हैं कि महिलाएं अपने पूरे जीवन काल में जन्म में लेकर मृत्यु तक भेदभाव का सामना करती हैं। इसका वर्णन निम्नलिखित चित्र के माध्यम में किया गया है। लड़कियों और महिलाओं के जीवन चक्र के माध्यम से जेंडर नियोजन की आवश्यकता भेदभाव दर्शाना। 3.6 नियोजन की रूढ़िबद्धताएं और महिलाओं पर उनके प्रभाव। तृतीय विश्व समाजों में महिलाओं की प्रकल्पित भूमिकाओं के बारे में नियोजन परियोजनाओं के द्वारा वर्गित रूढ़िबद्ध धारणाओं के कारण विश्व भर की समान महिलाएं दुख झेल रही हैं। महिलाओं की अपने घर परिवार अपने अपने समुदायों और अपनी अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के संबंध में विकासकर्ताओं के गलत प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण विकास कार्यनीतियां का अक्सर असफल अंत हो जाता है। इसमें से एक रूढ़िबद्ध धारणा निम्न आय वर्ग वाले घरों की संरचना से संबंधित है। प्रकल्पित संरचना एक एकीकृत गृह है जिसमें पति पत्नी और 2 या 3 बच्चे होते हैं, जिसमें श्रम का विभाजन होगा और निम्न आय वर्ग वाले घरों में परिवार का पुरुष ही अर्ज कर कमाने वाला होता है और पत्नी गृहिणी होती है। इस रूढ़िबद्ध मॉडल की एक कमी यह है कि यह मानता है कि सभी निम्न आय वर्ग वाले घरों की संरचना और श्रम विभाजन समान होता है। वस्तुतः विश्व के 1/3 परिवारों में एकमात्र कमाने वाली केवल महिलाएं हैं। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में ये आंकड़े 50% था, उसमें अधिक तक पहुंचते हैं। विश्व के लगभग आधे घरों में परिवार की उत्पादन लागतों को पूरा अर्थात लंबे समय तक घर के भरण पोषण करना अकेले महिलाओं की जिम्मेदारी है। जब इस तथ्य को नियोजन प्रक्रिया में नहीं दर्शाया जाता है तब तृतीय विश्व के समुदायों के स्वास्थ्य के साथ समझौता किया जाता है। एकीकृत घर का यह रूढ़िबद्ध मॉडल निरंतर आकर्षक निरूपण रहा है। आर्थिक नियोजनकर्ताओं के लिए प्रत्येक सदस्य और उनकी अलग अलग जरूरतों पर ध्यान देने की बजाय इकाई के रूप में घर पर ध्यान देना, विचार करना ज्यादा आसान होता है। जिन नीति निर्माताओं पर संसाधन वितरण का दायित्व है वे यह मानकर कि घर के केवल एकल सदस्य अर्थात महिलाओं को लाभ प्रदान करना अत्यंत जटिल होगा, एकल इकाई के रूप में घर पर विचार करना ज्यादा पसंद करते हैं। यह मान्यता कि परिवार आर्थिक रूप में विवेकपूर्ण इकाइयों के साथ व्यवहार करते हैं, इसका न केवल विश्लेषणात्मक रूप में संचालन करना आसान है बल्कि यह व्यावहारिक अभिव्यक्ति के भी अनुरूप है। एकीकृत गृह मॉडल के अविरत प्रयोग के ऐसे कारणों से यूरोपीय नियोजन परंपराओं द्वारा प्रभावित विकास व्यवसायियों की चिंताओं से सरोकार रखते हैं। परिवार के नमूने में सबसे प्रारंभिक अनुसंधान इस प्रत्येक पूर्वधारणाओं को नगण्य समझते हैं और इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि इन मॉडलों में परिवार के भीतर से जेंडर गतिविधियों पर विचार न किए जाने से विकास और महिलाओं पर इनके हानिकारक व प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। घरों में निर्णयन और सामाजिक संबंधों पर शोध करने में उन वर्तमान मॉडलों से अधिक व्याख्यात्मक शक्तियों के परिणाम प्राप्त होने का सामर्थ्य है। वर्तमान मॉडल में घरों के संदर्भ में उन पत्नियों का वर्णन करने का प्रयास किया गया है जब घरों में केवल जेंडर संबंध ही उनकी जानकारी दे सकते हैं। विकास परियोजनाओं में महिलाओं द्वारा अपने अपने समुदायों में प्रमुखतः उत्पादन, समुदाय नेतृत्व और प्रजनन में निभाई जाने में प्रमुख भूमिकाओं को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि समुदाय नेतृत्व की भूमिकाओं में अधिकांशतः पुरुष होते हैं। इस तरह महिलाओं द्वारा समुदाय के लिए किए जाने वाले योगदानों से नियोजकों और नेताओं द्वारा नजरअंदाज किया जाता है। महिलाएं समुदाय प्रबंधकों के रूप में नेतृत्व करती हैं,
चूंकि उनकी उक्त भूमिकाएं सामूहिक उपभोग की वस्तुओं की व्यवस्था करने पर आधारित होती है और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संगठन में संगठनकर्ताओं और प्राथमिक कार्यकर्ताओं के रूप में वे कार्य करती हैं। जिन समाजों पुरुष और महिलाएं समुदाय में साथ साथ कार्य करते हैं, वहां महिलाओं के नियमित सदस्यों की स्वैच्छिक सदस्यता प्रदान की जाती है। प्राधिकारों पदों पर पुरुष होते हैं और ये पद अक्सर प्रदत्त होते हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए निर्धारित की गई समुदाय भूमिकाओं के लिए उन्हें संस्कृति भी उत्तरदायी माना गया है। उदाहरण के लिए कई अफ्रीकी जनसमुदायों में विभिन्न परंपरागत खाद्य निषिद्ध हैं। सामान्यतः ये खाद्य निषेध महिलाओं चाहिए यह आदेश देकर महिलाओं की प्रोटीन खाने पर रोक लगाते हैं। अन्य मामलों में महिलाएं पुरुषों के भोजन ग्रहण करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण कर सकती हैं और यह महिलाओं की मिलने वाली प्रोटीन की मात्रा और गुणवत्ता को सीमित करते हैं। पशुओं और मुर्गियों की संख्या को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित विकास परियोजनाओं का आशय समुदाय में प्रोटीन की अधिक मात्रा प्रदान करता है। इन परियोजनाओं का भी महिलाओं पर निर्भर प्रभाव पड़ता है। सामान्य पशुधन की देखरेख और भोजन बनाने का दायित्व महिलाओं का होता है। परिणामस्वरूप पशुधन के बढ़ जाने से महिलाओं के श्रम का समय भी बढ़ जाता है। फिर भी महिलाओं के पशुधन उत्पादन में मिलने वाले संसाधनों या लाभों से प्राप्त नहीं कर पाती। पशुओं की संख्या बढ़ाने या मुर्गी पालन परियोजनाएं चलाने में लाभान्वित पुरुष ही होते हैं। जरूरी विकास से जो उन्नति या समृद्धि आनी चाहिए उसमें महिलाओं के लिए अड़चन डाली जाती है और महिलाओं को वर्णित किया जाता है। अंततः विकास कार्यक्रमों के नियोजन में जेंडर गतिविधियों के न शामिल करने से बन रहे विकास कार्यक्रम उत्पादक प्रतिकूल रहे। उदाहरण के लिए कृषि उत्पादकता के बढ़ाने के प्रयोजन वाली विषम परियोजनाएं महिलाओं और उनके समस्याओं के कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। प्रायः ट्रैक्टरों और अन्य परिवर्धित कृषि साधनों का प्रयोग उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। कृषि उपज कुछ पहलुओं में लाभप्रद हो सकती है, लेकिन इसके नकारात्मक पहलुओं का आकलन में किया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र परिवर्धित प्रौद्योगिकी के कारण तृतीय विश्व की महिलाओं में बेरोजगारी की दर उच्च हो सकती है, चूंकि कृषि संबंधी अधिकांश कार्य पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। कृषि में प्रयुक्त होने वाली परंपरागत तकनीकों से बहुत ज्यादा महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। नई प्रौद्योगिकी के कारण महिलाओं बेरोजगार होना महिलाओं, उनके परिवारों और समुदायों के कई असंख्य सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। जिस देश में चाहे सूखे जैसी प्राकृतिक आपस के प्रभावों का सामना करने के लिए या विकास के जरिए अपने नागरिकों के जीवन स्तर की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता होती, उन परिस्थितियों में नियोजकों से पहले वर्णित तृतीय विश्व संप्रदायों के रूढ़िबद्ध मॉडलों या संकीर्ण विचारों को मन से निकालना चाहिए। जिन व्यक्तियों की सहायता की जाती है या जिनमें विकास किया जाता है, उनको अपना स्वयं के विकास को अर्जित करने के लिए स्वयं अपने अंदर करने दे मुख्य विकास या भूमिका होनी चाहिए। फिर धनवान, शक्तिशाली, सत्ताधारी और चीजों के बेहतर बनाने का इरादा रखने वाले व्यक्तियों उन अवसरों उनकी बातों को सुनते नहीं हैं, नहीं उनकी ओर ध्यान देते हैं या उनसे सवाल करते हैं। सभी स्तरों पर सहभागिता की आवश्यकता है। इसका अभिप्राय है महिलाओं की जरूरतों को सुनना। भले ही वे मुखिया न हो, फिर भी हमें उनके समुदाय संबंधी समस्याओं पर विचार करना चाहिए, भले ही समुदाय में वे किसी औपचारिक कार्यालय में कार्य न करती हों। हमें उनकी भूमिका के आर्थिक योगदान देने वाले व्यक्ति के रूप में लेकर विचार करना चाहिए। भले ही वे घर में धन अर्जित करके ला रही हैं, लेकिन वे जीवन का भरण पोषण करने वाली संसाधन हैं। 3.7 जेंडर नियोजन और आधार स्तरीय जेंडर नियोजन के लाभ। जेंडर नियोजन में उन जरूरतों और परिस्थितियों, दशाओं को प्राथमिकता देता है
जिनमें महिलाएं जीवन यापन करती हैं और परिवर्तन के स्थल के रूप में काम करती हैं। इसमें महिलाओं और पुरुषों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संसाधनों तक पहुंच के बीच अंतरालों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना सम्मिलित है। यह विश्लेषण असंतुलनों के सही करने के लिए भी शामिल है, जिनमें पुरुष वर्तमान प्रयुक्त होने वाले विकास नियोजन उपागमों से समान रूप से लाभान्वित नहीं हो रहे। जेंडर नियोजन के एक पृथक व विकास नियोजन से मुख्यधारा में लाने वाली समांतर प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, किंतु आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप में सतत, दीर्घकालीन प्रक्रिया के जरिए सामान्यतः महिलाओं निर्धन व्यक्तियों की जरूरतों के पूरा करने के लिए प्रक्रिया नियोजन की मुख्यधारा के रूपांतरित किया जाना चाहिए। जेंडर जागरूक, सजग नीति और नियोजन महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन लाने के महत्वपूर्ण साधन हैं। जेंडर सजग नीतियों और योजना की महिलाओं के प्रति, महिलाओं के गहरे व सुदृढ़ पैटर्नों के प्रति अनुक्रिया करने के ज्यादा संभावना है, जब महिलाएं स्वयं सामूहिक रूप में नीति निर्माण और नियोजन प्रक्रिया का विश्लेषण करने व उसमें योगदान देती हैं। जिन मामलों में पुरुष विकास नियोजन कार्यनीतियों से समान रूप में लाभान्वित नहीं होते, उनमें जेंडर सजग उपागम अंतःक्षेपों के असंतुलन को ठीक करने योग्य बनाते हैं। सामान्यतः यह प्रमुख नियोजन चक्र हैं जिनके माध्यम में अधिकांश विकासशील देश राष्ट्रीय आवश्यकताओं और मुद्दों के प्रति अनुक्रिया चाहते हैं। ये है बृहत क्षेत्रीय नीति चक्र, बजट चक्र, सहायता चक्र और परियोजना चक्र। इन चक्रों को जब नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से अक्सर प्रस्तुत किया जाता है, तब यह प्रायः सरकार को माध्यमकालिक 5 से 10 वर्ष की अवधि की व्याप्ता योजना को दर्शाते हैं। स्विट्जरलैंड, जो कि भूमध्य दक्षिणी अफ्रीका देश है, में महिलाओं के अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों में महत्वपूर्ण योगदानों और ग्रामीण विकास में सर्वाधिक सक्रिय सदस्यों के रूप में निरंतर स्वीकृत किया जा रहा है। 1950 के उत्तरार्ध से महिला संगठन जेंजीली या वैकल्पिक रूप में स्वयं करो संघर्षों ने ग्रामीण महिलाओं और उनके समुदायों के रहन-सहन के सत्ता के उन्नत किया है। जेंजीली संघों में औसत 20 व्यक्ति इसके सदस्य हैं और देश में लगभग 200 संघ हैं। कभी-कभी के सदस्य में जब महिलाएं जो विशिष्ट जरूरत महसूस करती है, उसी की अनुक्रिया स्वरूप ये बनते हैं। यह जरूरत प्रायः ऐसी होती है जो समुदाय में महिलाओं की जेंडर भूमिकाओं के अनुरूप होती है। उदाहरण के लिए, जोम्बोडज में महिलाओं के समूह ने स्कूल पूर्व विद्यालय बनाने और समुदाय बच्चों में कुपोषण की समस्या पर विचार करने के लिए जेंजील समूह गठित किया। 1950 से ये समूह अत्यधिक विविधीकृत हो गए हैं। उनके कार्यों में न केवल गृहिणियों और बच्चों का पालन पोषण करने के रूप में महिलाओं की जरूरतें होती हैं, वे घरेलू कृषि उत्पादन और जीविकाउपार्जन गतिविधियों में जो भूमिकाएं अदा करती हैं, उन भूमिकाओं को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ जोलनीले समूह विभिन्न लक्ष्यों के सामुदायिक उत्पादन और पिणन के माध्यम में धन कमाने के लिए संगठित हुए हैं। फसलों के लिए भंडार व सुविधाओं का डिजाइन बनाने और उनके निर्माण के लिए की गई परियोजनाएं भी अत्यंत सफल रही हैं। अन्य स्थानीय परियोजनाएं स्थानीय महिलाओं की जरूरतों पर लक्षित हैं, जिन्होंने ने तृतीय मुदायों और महिलाओं के जीवन में सकारात्मक योगदान दिए हैं। गेम्बियन महिलाएं नॉर्वे की सहायता परियोजना मदद से अपनी सब्जियां उगाने और उन्हें बाजार में बेचने के लिए अपने श्रम समय को पूल कर रही हैं। अपने उत्पादन को बेचने के लिए व्यक्तिगत रूप से बाजार में जाकर अपने उत्पाद को दूसरे के उत्पाद में कम दाम मांगने की बजाय वे अपने उत्पादों के सामूहिक रूप से बेच रही हैं। महिलाएं अक्सर कड़ी धूप में कई घंटों तक बैठने की आदी होती हैं, लेकिन सामूहिक वस्तुओं को बेचने के लिए बारी-बारी से बाजार जाने से उन्हें अन्य गतिविधियों के लिए समय मिल जाता है। नॉर्वे के विकास कार्यकर्ता महिलाओं को बही खातों के कौशल को सीखने और अपने उत्पादों के बाजार में ले जाने के लिए पिकअप ट्रक के लिए धन बचाने के तरीके बताने में भी मदद कर रहे हैं।
विकास नियोजक स्थानीय महिलाओं द्वारा बताए गए सरोकारों और उनकी जरूरतों के प्रति भी अत्यंत संवेदनशील है। दोनों पक्ष परियोजना के आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें पूर्णतः महिलाओं के हाथों में देने के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। जेंडर नियोजन अपने उपस्थित सहभागिता के लाभ तो स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होते हैं। महिलाएं अपने क्षैतिज जीवन में जिन समस्याओं का सामना करती हैं, उन्हें करने से महिलाएं सशक्त हो जाएंगी और वे अपनी तिहरी भूमिका के लिए बदलाव लाएंगी। 3.8 संगठनों में जेंडर संस्थापन करना। परियोजना कार्यक्रम स्तर पर जेंडर का संस्थापक करने के लिए सुसंगत रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ताकि का सुनिश्चित किया जा सके कि सभी स्तरों पर जेंडर संवेदनशील विद्यमान है। जेंडर दृष्टिकोण से विवेचन किए बिना जल्दबाजी में श्रेणी के रूप में महिलाओं पर बल दिया जाता है। महिला की स्थिति, परिवार और बच्चों की देखभाल के कार्यों में सहभागिता पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, विशेष रूप में यदि क्षेत्र कार्य प्रमुख कार्य हो तो चुनौती क्षेत्र स्तर पर संकल्पनाओं के व्यावहारिक उपागमों में परिवर्तित करने में निहित है। जेंडर के साथ कार्य करने के लिए क्षमता, प्रक्रियाओं, क्रियाविधियां निश्चित करना प्रायः अनिवार्य होता है। संगठनों में जेंडर का संस्थापन आड़े तिरछे व्यर्थ विषय के रूप में जेंडर का करने का समर्थन करता है। 3.9 जेंडर विकास कार्यनीतियों के लिए संकेत। इस भाग में जेंडर कार्यनीतिक विकसित करने के लिए कुछ उपयोगी संकेत दिया गया है। कुछ कार्यनीतियों के निम्नानुसार संक्षिप्त किया गया है। एक, मुख्य प्रश्नों को लेकर संगठन और उसके साझेदारों के बीच जेंडर पर परिचर्चा तैयार करना। हम किन जेंडर प्रक्रियाओं और परिणामों को प्राप्त करना चाहते हैं? इन प्रक्रियाओं और परिणामों की आप किस प्रकार प्राप्त करना चाहते हैं? जेंडर समाज पर हम किस प्रभाव तक हम योगदान देना चाहते हैं? हमारे संदर्भ में जेंडर समता को कौन से संदर्भगत कारक प्रभावित करते हैं? 2, साझेदारों के साथ संगठन की नई जेंडर नीति, राष्ट्रीय विकास में इसकी प्रासंगिकता तथा जेंडर मुद्दों, नीतियों और प्राथमिकताओं पर चर्चा करना। 3, जेंडर पर विचारों के आदान प्रदान और चिंतन करने के लिए प्लेटफॉर्म निर्मित प्रदान करना। आंतरिक मंचभुक क्षेत्रीय या विषयक जेंडर पर स्टाफ का आत्मविश्वास और सक्षमता निर्मित करने में अत्यंत फलदायक रहे हैं। 4, जेंडर विशिष्ट कार्यशाला में सक्षमता विकसित करना। सक्षमता को मन में बिठाने के लिए अक्सर प्रशिक्षण एक अच्छा उत्प्रेरक है। 5, स्वमूल्यांकन या मूल्यांकन प्रक्रिया में जेंडर मुद्दों के सम्मिलित करना। 6, क्या जेंडर के बोर्ड में ले जाया गया है और उसे किस तरह ले जाया गया है? यह देखने के लिए देश के कार्यक्रम और बटा या मुख्य कार्यक्रमों का आकलन करना। 7, मुख्य साधनों, क्रियाविधियों, संगठनात्मक संस्कृति में जेंडर समाकलन का आकलन करने के लिए संगठनात्मक विश्लेषण करना और न्याय की जागरूकता और जरूरतों का पता लगाना। 8, दस्तावेज में जेंडर कार्यनीति, उद्देश्यों और लक्ष्यों को औपचारिक रूप देना और मुख्य धारा में लाने में विभिन्न सहयोगियों की प्रतिबद्धताओं, योगदानों और भूमिकाओं को स्पष्ट करना। 3.10 विकास नियोजन और जेंडर नियोजन के बीच अभिसरण नियोजन के लक्ष्यों के संदर्भ में विकास और जेंडर नियोजन का अभिसरण करते हैं। यदि महिलाएं निर्धनतम वर्ग में आती हैं, तो यह मानना तर्कसंगत होगा कि वे सबसे ज्यादा अधीन, आश्रित हैं और निरंतर समान के अधिकारों, सेवाओं और लाभों की पहुंच से वंचित हैं। 8, जेंडर विश्लेषण द्वारा यह नियोजन में यह बताया जाना चाहिए कि इन जेंडर आधारित असमानताओं के मूल कारणों को दूर करना चाहता है। जेंडर नियोजन मुख्यधारा विकास नियोजन के लिए एक पृथक, समांतर प्रक्रिया के रूप में न देखकर उसे आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय रूप से सतत प्रक्रिया के माध्यम से महिलाओं और सामान्यतः निर्धन लोगों की जरूरतों पर विचार करने के लिए विकास नियोजन की मुख्यधारा को परिवर्तन करने के रूप में देखा जाना चाहिए। 3.11 नीति उपाग में भूमिकाएं। तृतीय विश्व समाज में महिलाओं की भावपूर्ण भूमिकाएं ज्यादा व्यापक रूप में स्वीकार्य हो रही हैं।
विकास नियोजन में संलग्न व्यक्तियों के लिए पर्याप्त संचालन विन्यास अभाव को कारणों में विशेष रूप से समस्यापूर्ण रहा है। सर्वप्रथम कई विकास योजनाकार और यहाँ तक कि स्थानीय लोग भी जेंडर के अभाव में नियोजन मुद्दे के रूप में देखने के इच्छुक नहीं हैं। नियोजन में निर्णय लेते समय जेंडर सजग होने का विचार सापेक्षिक रूप में नवीन विचार है। कई उदाहरण ऐसे हैं जो दर्शाते हैं कि विकास जेंडर सजग होने से हुआ है। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड सरकारी की सहायता से और उनकी जेनजिला संघों महिलाओं को स्वयं के समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की सहायता से 1968 में राष्ट्रीय विकास की प्रत्येक योजनाओं में इसे शामिल किया है। फिर भी स्थानीय रूप में और विशिष्ट समुदायों में समुदाय से महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में महिलाओं की जरूरतों को देखने के प्रति हो सकते हैं। स्विट्जरलैंड सरकारी मंत्री के अनुसार महिलाएं देश के ग्रामीण विकास की मुख्य आधार थीं। सामुदायिक स्तर की विकास परियोजनाओं में अधिकांश सहभागी महिलाएं थीं। फिर भी कई महिलाओं ने किया कि उन्हें विस्तार सलाह और प्रशिक्षण अवसरों तक पहुंच बनाने, विशेष रूप में आय और रोजगार सृजन करने वाले कौशलों में सम्मिलित होने में दिक्कत हुई। उनमें से कई ने यह भी महसूस किया कि भूमि, पूंजी और संसाधनों के आवंटन में उनके साथ भेदभाव किया गया। इस विषय लिखे गए अधिकांश आलेखों बटा लेखों में जेंडर के मुद्दों को सरल बनाने और जेंडर जागरूकता के व्यवहार में सम्मिलित करने की क्षमतावान विधियां बनाने की बजाय जेंडर विभाजनों की जटिलताओं पर प्रमुख रूप से प्रकाश डाला गया है। जब सभी संबद्ध तथ्यों पर चिंतन काल आकलन करना महत्वपूर्ण होता है, जब यह उपागम लाभप्रद होती है। तथापि जैसा कि मूसा ने सुझाया है कि जेंडर नियोजन के लिए प्रस्तावित हलों और प्रदान किए गए ढांचे से इस तरफ सीधा ध्यान देना चाहिए कि इसे निम्न तरीकों से आसान बटा सरल किया जा सकता है। नियोजन कार्य में सम्मिलित कई लोगों को विद्यमान नियोजन विषयों में जेंडर को शामिल करना कठिन लगता है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, कई विद्यमान नियोजन विषय परिवार संरचना, श्रम विभाजन तथा समुदाय और अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के रूढ़िबद्ध मॉडलों पर ही आधारित है। इन विद्यमान मॉडलों के नियोजन की जेंडर सजग उपागमों के साथ संबद्ध पाना असंभव है। अतः नए नियोजन विषय की जरूरत है। पुरुषों और महिलाओं के बीच जेंडी भिन्नताओं को कई अलग अलग निर्धारक आकार प्रदान करने वाले हैं और ये सभी निर्धारक परस्पर संबद्ध होते हैं। ये निर्धारक प्राकृतिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हो सकते हैं। ये निर्धारक समस्याओं में जेंडर भूमिकाओं को रूप प्रदान करते हैं और हर समाज में और समस्याओं के भीतर और समय समय पर भिन्न होते हैं। इन कारकों की जटिलता विविध विषयों से आने वाले विकास योजना कार्यों और स्थानीय लोगों से आधार स्तरीय सहभागिता और अनुसंधान की मूलभूत जरूरत की ओर ध्यान आकृष्ट करती है। परियोजनाओं में लचीलेपन को स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि समुदायों के भीतर भी भूमिकाएं बदल जाती हैं। हम दो मार्गदर्शी निर्देशों को ध्यान में रखकर योजनाकार ज्यादा सफल विषम परियोजनाएं बना सकेंगे जिनसे पुरुष और महिलाएं दोनों समान रूप में लाभान्वित होंगे या कम से कम दूसरे को दुख पहुंचाने या बाधा जताने में व्यक्ति की मदद तो नहीं करेंगे। लचीली आधारभूत विकास व परियोजनाओं के लिए कार्यनीति संपादित करने का प्रयास करने से समग्र रूप से समुदायों से लाभ प्राप्त होंगे। विकास में महिलाओं के लिए एक अत्यंत व्यवहार्य नीति उपागम है। सशक्तिकरण उपागम के स्रोत कई तृतीय विश्व महिलाओं के उद्गामी नारीवादी रचनाओं और आधारित संगठनात्मक अनुभवों से उत्पन्न हुए हैं। शक्ति और विकास के बीच अंतःसंबंध से संबंधित मूलभूत धारणाओं पर सवाल उठाती है। भले ही इस उपागम का अभिप्राय महिलाओं की शक्ति का पता यह लगाना चाहती है, इस शक्ति में दूसरों पर प्रभुत्व शामिल नहीं है।
इस उपागम में ऊर्ध्वगामी और आधारित महिला संगठनों के जरिए महिलाओं की चेतना के उत्पन्न करके महिलाओं की तिहरी भूमिका को स्वीकार करें तथा दूसरे पर उनकी निर्भरता को बढ़ाए बिना महिलाओं की सहायता करने तथा उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए नीतियां बनाने के प्रयोजन को ध्यान में रखकर उपागम तैयार विकसित की गई है। महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों के सटीक रूप में परिभाषित करने में जेंडर नियोजन के लिए आधार प्रदान करता है। यह वह स्तर है जिस पर योजनाकार समुदाय और उस स्तर महिलाओं की भूमिका का घनिष्ठतम से यथार्थ आकलन कर सकते हैं जिस पर महिलाएं अपने विकास के लिए सीधे कार्य क्रिया कर सकती हैं। जैसा कि स्विट्जरलैंड और के उदाहरणों में देखा गया है, समुदाय के सभी सदस्यों को लाभान्वित करके जेंडर नियोजन जेंडर विशिष्ट लक्ष्यों से बढ़ जाती है। 3.12 सारांश। इस इकाई में जेंडर नियोजन की आवश्यकता और आधारित से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर काम करने वाले विकास अधिकारी सामान्यतः किस प्रकार महिलाओं की जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, इस पर केंद्रित है। तृतीय विश्व समाज में महिलाओं की जेंडर भूमिकाओं के महत्व का उल्लेख करने के बाद विकास क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता को प्रभावित करने वाली नियोजन की विभिन्न रूढ़िबद्ध धारणाओं का विवरण दिया गया है। विकल्प के रूप में जेंडर नियोजन के लाभों को प्रस्तुत किया गया है, जिसकी पुष्टि के लिए अफ्रीका के केस अध्ययनों के साक्ष्य प्रभाव दिए हैं। इस विकल्प को तृतीय विश्व में जेंडर और जेंडर आधारित नियोजन का पर्याप्त करने व्यवहार्य नीति उपागमों की चर्चा में विस्तृत किया गया है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।